नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमल किशोर, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक राउर आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का पहला पार्ट 2 में पोषण, इसमें अपन पेड़ पौधे भोजन किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया, यानी प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे कैसे करते हैं। आज अपन पार्ट 2 में पोषण की अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अन्य विधियां किस प्रकार से होती है। जैसे आप जानते हैं कि वह पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। इसके विपरीत वह पेड़ पौधे जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। तो आज अपन विषमपोषी प्रकार की विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी। तो परजीवी क्या है? परजीवी किसे कहते हैं? यानी आपने अमरबेल को देखा होगा। अमरबेल अन्य पौधे पर आरोहित रहती है, यानी उस पर लिपटी हुई रहती है। जिस अमरबेल जिस पौधे पर लिपटी हुई रहती है उस पौधे को परपोषी कहते हैं, और अमरबेल उस पौधे से पोषण को प्राप्त करती है, इसीलिए उसे परजीवी कहते हैं। अब आपको पता है अमरबेल उस पौधे से क्यों पोषण प्राप्त करती है? क्योंकि अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाने के कारण अमरबेल अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है, इसीलिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहती है। तो जिस पौधे पर अमरबेल लिपटी रहती है उस पौधों से ये अपना भोजन प्राप्त करती है। दूसरा है कीटभक्षी। कीटभक्षी यानी वह पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कीटों का भक्षण करते हैं। कीट उसके संपर्क में आता है तो कीट उससे चिपक जाता है, और चिपक करके उसमें पाचक रस का स्राव होता है और उस कीटों का पाचन कर लेता है। इस प्रकार के पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। तीसरे नंबर पर आ रहा है मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? जैसे सड़े गले पदार्थ पर कोई कवक है उग जाता है, उससे पोषण प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। चौथे नंबर पर है सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं? यानी दो जीव एक साथ में रहते हैं, जिसमें एक जीव क्या करता है? उसको स्थान प्रदान करता है, रहने का आवास प्रदान करता है, और दूसरा जीव से पोषण प्रदान करता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे बोलते हैं सहजीवी। क्या कहते हैं? सहजीवी। तो अपन एक एक करके इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन किसका अध्ययन करेंगे? परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? यानी अमरबेल जैसे पादप। अमरबेल अन्य पेड़ पौधों पर लिपटे रहती है, अन्य पेड़ों पौधों पर लिपटे रहती है। उन पौधों को परपोषी कहते हैं, और परपोषी से अमरबेल भोजन प्राप्त करती है, इसलिए मैंने
परजीवी कहते हैं। परजीवी कहते हैं। तो देखिए परजीवी यानी अमरबेल अन्य पेड़ पौधों के ऊपर, अन्य पेड़ पौधों के ऊपर, अन्य पेड़ पौधों के पौधों पर लिपटे रहते हैं। उन पौधों को क्या कहते हैं? उन पौधों को परपोषी कहते हैं। परपोषी से अमरबेल भोजन प्राप्त करती है, इसलिए उन्हें परजीवी कहते हैं। यहाँ पर दो परिभाषा बन रही है, एक तो किसकी बन रही है? परपोषी की, और दूसरी बन रही है परजीवी। तो परपोषी किसे कहते हैं? यानी अमरबेल जैसे पादप जिस पौधे पर लिपटा रहता है उस पौधे को परपोषी कहते हैं। और अमरबेल जिस पौधे पर लिपटा रहता है उस पौधों से पोषण प्राप्त करती है, इसलिए अमरबेल को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने जीवन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहती है, इसीलिए इसे परजीवी कहते हैं। क्योंकि अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अमरबेल में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है। दूसरा अपन पढ़ेंगे कीटभक्षी को। कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं? वह पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, वह पादप जो भोजन के रूप में कीटों का भक्षण कर उन्हें पचा लेते हैं, उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे कीटभक्षी पादप जैसे यूट्रिकुलेरिया, डायरिया, घटपर्णी, इसके उदाहरण घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, डायरिया आदि। तो देखिए कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं? यानी वह पादप जो भोजन के रूप में कीटों का भक्षण कर उन्हें पचा लेते हैं, उसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया और डायरिया, ये कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। ये कीटों का भक्षण कैसे करते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसके बारे में अपन घटपर्णी का उदाहरण है लेकर के घटपर्णी को आप समझेंगे। घटपर्णी की संरचना कैसी होती है, ये कीटों का भक्षण कैसे करते हैं, इसका पाचन कैसे करते हैं। कीटभक्षी पादप घटपर्णी। घटपर्णी पादप है, इस पादप की पत्तियां घड़ेनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है। किस संरचना में रूपांतरित हो जाती है? घड़ेनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है, यानी इस प्रकार से।
और यहाँ अंतिम सिरा है, उस प्रकार से ढक्कनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसके अंदर आंतरिक संरचना इस प्रकार से शाखा से जुड़ा रहता है, पत्तियां होती है यहाँ अंतिम सिरे पर। तो ये आपसे पूछा जाए कि घटपर्णी क्या है, तो घटपर्णी क्या है? घटपर्णी एक पादप है जो किसका भक्षण करता है? कीट का भक्षण करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कीट भक्षी पादप कहते हैं। तो ये जो घड़ेनुमा संरचना है, ये इस पादप की पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्तियां ही घड़े के रूप में रूपांतरित होती है। इसकी संरचना देखिए इस प्रकार से घड़ेनुमा होती है, इसके अंतिम सिरे पर ये ढक्कनुमा संरचना होती है। इसके अंदर है इस प्रकार से छोटे छोटे रोम होते हैं जो अंदर की ओर इस प्रकार से विन्यासित रहते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है, पाचक रस होता है। इसके अंदर क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं? पाचक रस। घटपर्णी का पाचक रस, तो इसमें पाचक रस पाया जाता है। जैसे ही कीट है पुष्पों से या फूलों से पत्तियों से आकर्षित होता है, इसकी गंध से आकर्षित होकर जैसे ही यहाँ पर बैठता है, जैसे यहाँ पर आकर के कोई मक्खी या जो भी है कीट आकर के बैठता है, तो जैसे आकर के बैठता है तो इस चिपचिपे पदार्थ से चिपक जाता है। ये इस प्रकार से चिपक जाएगा तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन पीछे की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये जो रोम है इस प्रकार से अंदर की ओर विन्यासित होते हैं। आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़कर कहाँ जाएगा? यहाँ इस स्थान पर आ जाएगा, या अंदर यहाँ आकर के इस रोम के अंदर फंस जाएगा। तो यहाँ पर फंस जाने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है? पाचक रस का स्राव होता है, और ये पाचक रस इन कीटों का क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है। इसीलिए इसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो ये आपको जो संरचना आ गई होगी किसकी? घटपर्णी की संरचना। इस प्रकार से ये घटपर्णी है, पोषण करता है, यानी अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला है मृतजीवी। कौन से पादप? मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप, मृतजीवी पादप इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने खेत के अंदर खुम्बी उगी हुई देखी होगी, छत्रक, एगेरिकस जिसे कहते हैं। इस छत्रक या एगेरिकस ये कहां पर उगते हैं? ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। कहां पर उगते हैं? सड़े गले पदार्थों पर। यानी कोई लकड़ी है, सड़ी गली है या गोबर है, उस स्थान पर ये उग जाती है, इसीलिए इसे मृतजीवी पादप कहते हैं। ये जो छत्रक है, खुम्बी है, ये क्या है? एक मृतजीवी पादप है। ये कवक है, मृतजीवी क्या है? कवक है। ये पादप के अंतर्गत ही आता है। तो मृतजीवी पादप यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? वह पादप या कवक, पादप कवक, वह पादप कवक जो सड़ी गली वस्तुओं व मृत प्राणियों या पादप पर उग जाते हैं, वह इन पदार्थों से, इन वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी कहते हैं। तो पूछा जाए मृतजीवी पादप किसे कहते हैं? मृतजीवी
किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि वह पादप या वह कवक जो सड़ी गली वस्तुओं व मृत प्राणियों या मृत पादप पर उग जाते हैं, वह इन पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे मृतजीवी पादप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण क्या बताइए? हाँ, इसका उदाहरण है छत्रक। छत्रक एगेरिकस। तो ये है मृतजीवी के उदाहरण। तो मृतजीवी किसे कहते हैं समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला है मृतजीवी का दूसरा इसका उदाहरण ले तो आपने बांस की रोटी, ठंडी रोटी देखी होगी, ब्रेड। और जब बरसात के समय में या नमी वाले स्थान पर जब रखी होती है ब्रेड को, तो उस पर एक दो दिन के पश्चात उस पर आपको सफेद सफेद से जाले नजर आते हैं। ये जाले किसके हैं? कवक के होते हैं। किसके होते हैं? कवक के होते हैं। इस कवक का नाम क्या है? राइजोपस कवक। क्या नाम है? राइजोपस कवक। तो राइजोपस कवक भी क्या है? मृतजीवी है। राइजोपस ये राइजोपस कहाँ उगता है? ये रोटी पर, जैसे ये रोटी है, ब्रेड है, ये नमी वाले स्थान पर या बरसात के समय में जब बासी रोटी हो जाती है, 24 घंटे या 72 घंटे हो गया बनाए हुए से, तो इस पर क्या है? इस प्रकार से जाले जम जाते हैं, छिपे छिपे से जाले। जब रोटी को तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको जाले दिखेंगे। और ये जाले हैं इतने पतले और महीन होते हैं जो अपन आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ये दूर दूर तक इस प्रकार से चले जाते वृद्धि करते हैं। तो इसे भी क्या कहते हैं? मृतजीवी ही कहते हैं। तो राइजोपस किस पर पाए जाने वाला कवक है? हाँ, किस पर पाए जाने वाला कवक है? रोटी पर पाए जाने वाला कवक है। तो इसके लिए आप घर पर प्रयोग कर सकते हैं, यानी रोटी को नम स्थान पर रख दीजिए, 24 से 72 घंटे तक रखिए या 2-3 दिन तक रखिए, तो उस पर आपको छोटे छोटे जाले, आपको सफेद सफेद जाले दिखेंगे। और ये जाले धीरे धीरे है बढ़ोतरी करते जाते हैं और अत्यधिक सघन हो जाते हैं। ये जो जाले हैं ये किसके होते हैं? राइजोपस कवक के होते हैं। अगला है सहजीवी। सहजीवी ये किस प्रकार की पोषण की विधियां है? सहजीवी, तो सहजीवी, सह का मतलब है यानी सहयोग, दो जीवों का आपस में सहयोग से भोजन बना सकता है या एक स्थान प्रदान करता है, दूसरा उसको भोजन प्रदान करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सहजीवी। सहजीवी तो अपन क्या कह सकते हैं? स्थान व यानी आवास व भोजन को बांटते हैं और आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। तो अपन इसमें कह सकते हैं स्थान दो जीव जो आपस में स्थान व भोजन को बांटते हैं, यानी एक जीव स्थान प्रदान करता है
करता है तो दूसरा जीव भोजन प्रदान करता है, उन्हें सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी। जैसे उदाहरण के तौर पर लाइके, उदाहरण कौन है इसका? लाइके। लाइके में से कौन से दो जीव है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आपको सहजीवी की बात समझ आ गई होगी कि सहजीवी किसे कहते हैं? दो जीव जो आपस में स्थान व भोजन को बांटते हैं, यानी एक जीव स्थान प्रदान करता है तो दूसरा जीव उसे भोजन प्रदान करता है। दूसरा जीव से क्या प्रदान करता है? भोजन प्रदान करता है। उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध सहजीवी संबंध कहते हैं और इन्हें सहजीविता या सहजीव कहते हैं। सहजीव कहते हैं, सहजीव संबंध कहते हैं, इन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइके, लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल का सम्मिलित रूप है। लाइकेन कवक और शैवाल का सम्मिलित रूप है। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल। कवक क्या करता है? शैवाल को स्थान प्रदान करता है रहने के लिए। क्या प्रदान करता है? स्थान प्रदान करता है। कवक स्थान प्रदान करता है। किन्हें स्थान प्रदान करता है? शैवाल को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। और शैवाल क्या करता है? शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके अंदर संपन्न होती है तो भोजन बनाता है। नील हरित शैवाल होता है। इसके साथ में कौन सा शैवाल होता है? नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है। तो नील हरित शैवाल ने क्या किया? भोजन बना दिया। और कवक ने क्या किया? उस नील हरित शैवाल को स्थान प्रदान कर दिया, रहने के लिए स्थान दे दिया। तो शैवाल है और कवक पर निर्भर करता है और कवक किस पर निर्भर है? शैवाल पर निर्भर है। इसीलिए इसके बगैर ये नहीं जी सकता, इसके बगैर ये नहीं जी सकता। इसीलिए दोनों आपस में सहजीवी संबंध रखते हैं। इसी तरह पर सहजीवी, जैसे अपना और कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे आपने राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लेकिन राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों की जड़ों में रह करके, इस पादपों की जड़ों में रह करके, फलीदार पादपों की जड़ों में रह करके मृदा के अंदर आ जाता है और जड़ों में रह करके क्या करता है? उससे पोषण प्रदान करता है और उसके बदले में उसे ये क्या देता है? नाइट्रेट देता है। कौन नाइट्रेट प्रदान करता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम और जो फलीदार पादप है उसके मध्य भी सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो ये हो गई है आपके पादपों में पोषण की अन्य विधियां। चलो ये पादपों में पोषण की अन्य विधियां हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि अक्सर ये पादप अपना
मृदा के अंदर होते हैं तो ये वापस पुनः पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसकी पुनः पूर्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जानेंगे कैसे पुनः पूर्ति होती है। तो पोषक तत्व की पुनः पूर्ति, मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति। मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति, मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति। तो आपने देखा होगा किसान क्या करता है, फसल बोते हैं और साथ साथ में पशु का पालन भी करते हैं ना बच्चों। हाँ, तो पशुपालन क्यों करते हैं, तो पशु से अपन को क्या है, कुछ उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे दूध है, ऊन है, मांस है, अंडे है, इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसलिए पशु पालते हैं किसान। इसके अलावा और क्या प्राप्त होता है, गाय भैंस बकरी से क्या प्राप्त होता है, दूध के अलावा क्या प्राप्त होता है, गोबर। हाँ, गोबर क्या है, गोबर एक पोषक तत्व की तरह कार्य करती है। तो गोबर को एक स्थान पर उसे एकत्रित कर दिया जाता है और एकत्रित करने के पश्चात उसके अंदर कुछ रेड अर्थ वर्म छोड़ देते हैं, यानी लाल केंचुए या सूक्ष्म जीव उस पर क्रिया करते हैं और क्रिया करके उसके महीन चूर्णों में, छोटे छोटे चूर्णों में रूपांतरित कर देते हैं और उस छोटे छोटे चूर्णों में रूपांतरित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, खाद। क्या कहते हैं, खाद। तो इस खाद में किसान क्या करते हैं, जब फसल बोते हैं उससे पहले क्या करते हैं, खेत के अंदर मिट्टी मिला देते हैं, छिड़क देते हैं। तो इस प्रकार से मृदा के अंदर मिला देते हैं, तो मृदा के अंदर पुनः पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाजार से उर्वरक लाते हैं, डीएपी, जिंक थाइमेट, यूरिया, विभिन्न प्रकार के उर्वरक दवाइयां आती है, कीटनाशक, शाकनाशक दवाइयां लाते हैं फसल की सुरक्षा के लिए। तो ये जो उर्वरक होते हैं ये फसल के लिए, मिट्टी के लिए, फसल के लिए, मिट्टी के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, क्योंकि उर्वरक धीरे धीरे उर्वरक का उपयोग अधिक करते जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, क्योंकि उर्वरक से ह्यूमस का निर्माण नहीं होता है, मिट्टी में वृद्धि नहीं होती है, जबकि गोबर व खाद से मिट्टी में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो किसान इस प्रकार से क्या करता है कि मृदा के अंदर क्या डालते हैं, खाद व उर्वरक डालते हैं, खाद व उर्वरक, खाद और उर्वरक डालते हैं। इस खाद और उर्वरक के द्वारा मृदा के अंदर पुनः पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। और आपने देखा होगा जहां खाद और उर्वरक डालते हैं वहां पर फसल अच्छी पैदावार करती है, क्योंकि उसको पोषक तत्व की पूर्ति होती है और वहां पर अधिक अनाज पैदा होता है। तो इस प्रकार से खाद और उर्वरक डाल करके मिट्टी में मृदा के पोषक तत्व की पुनः पूर्ति कर लेते हैं। इसी तरह राइजोबियल जीवाणु की बात करें तो राइजोबियल जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी पेड़ पौधे जिस प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का पत्तियों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, ठीक उसी तरह नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन का अवशोषण सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट के रूप में ही लिया जाता है, और वो कहां से लेते हैं, जड़ों के द्वारा। और लेते कैसे हैं, फलीदार पादप बो दिए एक बार तो फलीदार पादप बो देंगे, तो ये फलीदार पादप से अपन को क्या प्राप्त होता है, भोजन का कौन सा अवयव प्राप्त होता है, घटक, हाँ प्रोटीन। कौन प्राप्त होता है, प्रोटीन। तो फलीदार पादप जैसे आपने देखा होगा मूंग है, मोठ है, तो जितने भी फलीदार पादप है उससे अपन को दाल प्राप्त होती है, और दाल से हमें क्या प्राप्त होती है, शरीर में किसकी पूर्ति होती है, प्रोटीन की पूर्ति होती है। प्रोटीन से हमारे शरीर में एंजाइम का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, अपनी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो पावरटी बढ़ती है। तो इस प्रकार से
फसल को बदल बदल करके भिगोते हैं और बदल करके बोने से एक बार मृदा पादप होती है, तो उसके अंदर जड़ों के अंदर, यहाँ जड़ों के अंदर चलो आपको बताया था पिछली वीडियो में, जड़ों के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी एक घंटियां होती हैं और राइजोबियम जीवाणु जो मृदा के अंदर होते हैं, वायुमंडल में होते हैं, तो ये जैसे इसके संपर्क में आता है तो इससे क्या करता है, आवास बना लेता है और यहाँ से ये क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। किससे? की जड़ों की गुलिकाओं से। और यहाँ नाइट्रोजन जो उपस्थित होती है, कहाँ होती है भाई नाइट्रोजन उपस्थित? हाँ, मृदा के अंदर भी रिक्त स्थान होता है, वहाँ पर गैस पड़ी रहती है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में उपस्थित होती है। तो ये नाइट्रोजन को वायुमंडल में और मृदा के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन को किसमें बदल देती है? नाइट्रोजन को किसमें बदल देती है भाई बताओ? नाइट्रोजन को किसमें बदल देती है? नाइट्रेट में कौन बदलता है? राइजोबियम जीवाणु। कौन बदलता है? राइजोबियम जीवाणु। नाइट्रोजन में कौन बदलता है? नाइट्रेट में राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु किसमें बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। और नाइट्रेट का उपयोग है वो पेड़ पौधे कर लेते हैं और इससे किसका निर्माण होता है पेड़ पौधों में? नाइट्रेट से किसका निर्माण होता है? हाँ, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से ये मृदा के अंदर प्रोटीन जो है पौधों के अंदर बनने की क्षमता बनाए रखती है, क्योंकि ये राइजोबियम जीवाणु है, ये कार्य करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से फलीदार पादप और इस प्रकार से बदल कर फसल बोई जाती है। इसके अलावा ये जो बदलने का कार्य राइजोबियम करता है, इसके अलावा और कौन कौन सी क्रिया है जिसके दौरान नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जा सकता है, नाइट्रेट्स में बदला जा सकता है? जैसे तड़ित झंझावात, यानी बरसात होती है, बिजली चमकती है, कड़कड़ाहट की आवाज आती है, तो जो बिजली चमकती है तो उसके अंदर आवेश उत्पन्न होता है वायुमंडल के अंदर, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में क्रिया हो जाती है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में क्रिया होती है तो क्या बन जाता है भाई? क्या बन जाता है भैया बहनों? नाइट्रेट बन जाता है। और ये नाइट्रेट वर्षा के साथ में यहीं पर बरस जाता है और यहाँ से ये जल के साथ में इसे अवशोषित मिलित अवस्था होता है और इसे अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार से इसकी पुनः पूर्ति होती रहती है। धन्यवाद।